नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। पहली खबर और जानकारी, आपको मुनीर का बुलेट प्रूफ वाला डर दिखाएंगे। दावा है मुनीर के मन में मौत वाली दहशत इतनी ज्यादा है कि वो रात को भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सोते हैं। लेकिन इस डर की वजह क्या है, यही आज सत्ता में डिकोड करेंगे। आज भारत सरकार ने हिंदुओं की हत्या पर बांग्लादेश की क्लास लगाई है। सरकार ने कहा है कि यूनुस की अंतरिम सरकार में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2900 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं और इसे बयानबाजी और राजनीतिक हिंसा कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग की है। आज की सत्ता में हमने एक कुंजी उन लोगों पर भी बनाई है जिन्होंने तहजीब के शहर में अदब को लूट लिया। ये वो गमला चोर हैं जो पीएम मोदी के एक कार्यक्रम के बाद सड़कों से गमले चोरी करते दिखाई दिए। वैसे अब प्रशासन ने बड़े एक्शन की तैयारी कर ली। बड़ी खबर केरल से भी, जहां पहली बार बीजेपी का मेयर चुना गया। तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में हुए मेयर चुनाव में तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन के मेयर चुनाव में बीजेपी के वीवी राजेश की जीत हुई है। पिछले 45 वर्षों से यहां एलडीएफ का ही कब्जा था। तिरुवनंतपुरम कांग्रेस सांसद शशि थरूर का भी गढ़ है। एक बड़ा अपडेट चांदी पर, जिसके रेट अब भी रॉकेट बने हुए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी आज 13,117 रुपए महंगी हो गई। अब चांदी की नई कीमत 2,32,000 प्रति किलो है। वीर बाल दिवस पर 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। इनमें 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी भी हैं। 20 बच्चों में 2 को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। पीएम ने भी विजेता बच्चों से मुलाकात की और कहा कि जेन जी और जेन अल्फा विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाने में भारत की ताकत बनेंगे। आपके लिए एक और जरूरी खबर, रेलवे ने प्रति किलोमीटर 2 पैसे के हिसाब से किराया बढ़ा दिया है। अब अगर आप 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने के लिए टिकट ले रहे हैं तो आपको बढ़ी हुई कीमत पर ही टिकट मिलेगा। रेलवे का अनुमान है कि इस बदलाव से सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई रेलवे को होगी। देश में करीब 2 करोड़ 40 लाख लोग रोज भारतीय रेल से सफर करते हैं। सत्ता में शुरुआत पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल और सीडीएफ असीम मुनीर के डर के साथ। आपको हमने असीम मुनीर के 3 पद बताए ताकि आप आसानी से समझ सकें कि पाकिस्तान की स्थिति आज की तारीख में कितनी बुरी है, कैसे पूरा पाकिस्तान खौफ में जी रहा है। परमाणु बम की बात करने वाले पाकिस्तान की सच्चाई असल में क्या है। पाकिस्तान की हकीकत को हम एक ऐसी तस्वीर के जरिए समझा रहे हैं जो ट्रेंड हो रही है। इस तस्वीर का आधार है इमरान खान के पूर्व सलाहकार का एक दावा। उन्होंने असीम मुनीर के डर को अपने शब्दों से डिकोड कर दिया है। पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि मुनीर कैसे रात रात भर डर से कांपते रहते हैं, कैसे मुनीर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सोते हैं, उनको अटैक के बुरे सपने आते हैं, उन्हें हर वक्त अपनी जान का खौफ सता रहा होता है। इमरान खान के पूर्व सलाहकार ने मुनीर की कुछ ऐसी ही स्थिति के बारे में बताया है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। आपको यह भी लग रहा होगा कि आखिर मुनीर को हुआ क्या है। पाकिस्तान की सत्ता का रिमोट मुनीर के हाथ में है। पाकिस्तान की सेना का रिमोट भी मुनीर के हाथ में है। पाकिस्तान में मुनीर की मंजूरी के बगैर कोई भी फैसला नहीं होता। मुनीर के एक इशारे पर पाकिस्तान में बैठे आतंकी खून बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जिस सेना प्रमुख की शक्ति इतनी असीम है, वो मुनीर डर से क्यों कांप रहा है, वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सो क्यों रहा है। आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताएंगे, मुनीर के मन में चल रहे डर को एक्सपोज करेंगे। लेकिन पहले यह जानिए कि आजकल मुनीर को कैसे कैसे सपने आ रहे हैं। इमरान खान के पूर्व सलाहकार शहजाद अकबर ने दावा किया है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सोते हैं। वो कई बार रात को चौंक कर उठ जाते हैं, सोते सोते नींद में कांपने लगते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि असीम मुनीर की रातों की नींद उड़ी हुई है। वो अपने साथ में लोडेड पिस्टल और राइफल भी रखते हैं। यह भी दावा है कि मुनीर को जियाउल हक जैसे हश्र का डर सता रहा है। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि जियाउल हक भी पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह थे। 17 अगस्त 1988 को विमान हादसे में उनकी मौत हुई थी। यह हादसा था या साजिश थी, आज तक ये रहस्य ही है। और ऐसे ही डर की वजह से असीम मुनीर अपनी सुरक्षा में सिर्फ पुराने वफादार जवानों पर भरोसा कर रहे हैं। यहां तक कि बेडरूम के बाहर भी सिर्फ वफादार गार्ड तैनात हो रहे हैं। आप इमरान के पूर्व सलाहकार का वो बयान सुनिए जिसमें मुनीर के लिए डर ही डर है। मिर्जा शहजाद अकबर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार रहे हैं, जो इस वक्त ब्रिटेन में रह रहे हैं।
मुनीर के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं, मुनीर को कायर भी बता रहे हैं। जिसके बाद उनके साथ ब्रिटेन में क्या हुआ, यहां तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनके घर पर हमला हुआ। मुनीर के किसी जबड़ा तोड़ समर्थक ने मिर्जा शहजाद अकबर पर अटैक कर दिया। इसे आप मुनीर के समर्थक की घूसा स्ट्राइक भी कह सकते हैं। हमले में शहबाज अकबर का जबड़ा और नाक टूट गए। पाकिस्तान छोड़ने के बाद अकबर पर पहले भी हमला हो चुका है। इसमें मुनीर का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि मिर्जा शहजाद अकबर ने खुद बताया है इस हमले के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख हसीम मुनीर ही जिम्मेदार है। और अब सवाल यह उठता है कि आखिर पाकिस्तान में मुनीर को किस बात की चिंता है? कैसे शहबाज और मुनीर का पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है? कैसे शहबाज और मुनीर की सत्ता संघर्ष के दौर से गुजर रही है? सारे प्लान फेल हो रहे हैं। न बॉर्डर पर सेना के जवान दुश्मनों का सामना कर पा रहे हैं, न पुलिस देश के अंदर गुस्सा और गदर पर नियंत्रण कर पा रहे हैं। आपको हम 6 घटनाओं से बताते हैं मुनीर के डर की असली वजह क्या है। सबसे बड़ा संकट इमरान खान वाला संकट है। इमरान खान के समर्थकों ने मुनीर की सत्ता को गंभीर चुनौती दी है। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर रहे हैं। दूसरी मुसीबत सिंध वाली है, जिसमें गाजा वाली चिंगारी भी है। मुनीर अमेरिका के सामने मजबूर है। अमेरिका के दबाव में गाजा में सेना भेजने की डील कर चुके हैं। पाकिस्तान के सिंध में इसके विरोध में गदर है। सत्ता विरोधी शोले भड़क रहे हैं। इतना ही नहीं, मुनीर को संवैधानिक शक्ति देने के विरोध में अब पाकिस्तान के मौलाना आवाज उठा रहे हैं। इसे इस्लाम के हिसाब से गलत बता रहे हैं। यह विरोध भी मुनीर की नींदें उड़ाने वाला है। बीएलए की शक्ति का सबूत पूरी दुनिया देख चुकी है। कैसे बीएलए के लड़ाके पाकिस्तान की सेना के जवानों को चुन चुन कर मार रहे हैं। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को उनकी अपनी ही धरती पर खदेड़ा जा रहा है। पाकिस्तान की टीटीपी की मुसीबत भी बहुत बड़ी है। मिसाइल, रॉकेट और बॉम्ब से टीटीपी कई बार पाकिस्तान को धुआं कर चुका है। कई दौर की बातचीत के बावजूद मुनीर के लिए अफगानिस्तान वाला फ्रंट चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। और उधर पीओके में मुनीर के खिलाफ सत्ता उखाड़ लहर चल रही है। कई बार शहबाज और मुनीर के खिलाफ आवाजें उठ चुकी हैं। इन सभी समस्याओं के साथ सिर्फ 120 सेकंड में हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में असल में चल क्या रहा है और मुनीर के खौफ की वजह क्या है। वैसे भी असीम मुनीर को पाकिस्तान की सुरक्षा से ज्यादा खुद की सुरक्षा की फिक्र है। पाकिस्तान में मुनीर को 4 लेयर वाली सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन जब देश की जनता, देश के मौलाना, देश के नेता विरोध कर रहे हैं तो मुनीर के डर को समझना आसान है। कहानी यही है कि पाकिस्तान में मुनीर का राजनीतिक और धार्मिक विरोध हो रहा है। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी ने मुनीर को दी गई संवैधानिक शक्ति की आलोचना की है, वो भी मजहब को आधार बनाकर। यह कहा है कि यह इस्लाम के हिसाब से ठीक नहीं है। तो इतना ताकतवर हो जाना हर लिहाज से अफसोसनाक है, धार्मिक लिहाज से भी। अब सत्ता में हम तहजीब वाली कुंजी खोलते हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमने ये कुंजी उन लोगों के लिए तैयार की है जिन्होंने तहजीब के ही शहर में अदब को लूट लिया। इस कुंजी की शुरुआत हम एक न्यूज वीडियो और शायरी के साथ करते हैं। हम आपको नफासत और नजाकत से भरे लखनऊ पर ऐसी पंक्तियां सुनाएंगे जो इस शहर से प्यार करने वाले लोगों ने लिखी हैं, लेकिन इसे सुनने के लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं। लखनऊ पर लिखी गई ये पंक्तियां आपको उन वीडियोस के साथ सुननी पड़ेंगी जिन्होंने कल इस शहर को शर्मिंदा किया। एक शायर ने लिखा है, भुला दूं कुछ गलतियां उनकी, कुछ खुद भी सुधर जाऊं, आ जाए थोड़ा अदब मुझ में, मैं भी लखनऊ हो जाऊं। लेकिन जरा इन तस्वीरों को अब देखिए, जहां कुछ लोगों ने गमले लूटने के चक्कर में इस अदब की धज्जियां उड़ा दी। लखनऊ वो शहर जिसकी तहजीब के किस्से पूरे भारत में सुनाए जाते हैं। लखनऊ में जगह जगह बोर्ड भी लगे हैं जिस पर लिखा है मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। ऐसा ही एक बोर्ड कुछ समय पहले लोहिया पथ के एक चौराहे पर भी लगाया गया है, जहां लोग फोटो सेशन तक करा सकते हैं। ऐसे एक नहीं बल्कि कई म्यूरल लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में लगे हुए हैं, क्योंकि ये पंक्तियां लखनऊ की तहजीब से जुड़ी हुई हैं। लेकिन यहां से गुरुवार को आई इन तस्वीरों को देखकर आप बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं पाएंगे, बल्कि आपको गुस्सा आएगा और आप कहेंगे गमले मत चुराइए, आप लखनऊ में हैं। अब लखनऊ को शर्मिंदा करने वाली इन तस्वीरों की पूरी कहानी समझिए। गुरुवार को प्रधानमंत्री लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने गए थे। इसके लिए प्रेरणा स्थल और आसपास के इलाकों को फूल से सजाया गया था। छोटे छोटे खूबसूरत गमले लगाए गए थे, हैंगिंग वॉल बनाई गई थी जिससे शहर हरा भरा और सुंदर लगे। लेकिन प्रधानमंत्री के जाने के बाद यहां जो हुआ वो इस शहर पर दाग जैसा है। पीएम के जाते इस ग्रीन कॉरिडोर पर गमले के लुटेरों का ग्रहण लग गया। कोई स्कूटी में गमला लेकर भागा तो कोई बाइक पर,
कोई 30 रुपए का गमला चुराने के लिए 30 लाख की कार में आ गया, तो किसी ने गमले को जैकेट में भर लिया और गमला चुरा लिया। गमला लूट वाली इस प्रतियोगिता में सिर्फ पुरुषों ने ही नहीं, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लखनऊ को लूट का ऐसा मेडल दिलाया जिस पर फख्र नहीं होगा बल्कि शर्म आएगी। अब चौंकाने वाली बात यह है कि गुरुवार को गमलों की लूट का जो सिलसिला शुरू हुआ वो शुक्रवार तक रुका नहीं। टीवी 9 के कैमरे पर गमला चोरी की लाइव तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। लोगों को रोका जा रहा था, समझाया जा रहा था, लेकिन गमला चोर रोकने को राजी नहीं थे। और इस लूट में वो ये तक भूल गए कि लखनऊ में ये गमले की लूट नहीं है बल्कि अदब की लूट है, तहजीब की लूट है, नफासत की लूट है और नजाकत की भी। ये वो लुटेरे हैं जिन्होंने लखनऊ को शर्मिंदा किया है। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के रास्ते में जो गमले लगे हुए हैं उसको चोरी करने का जो क्रम है वो लगातार जारी है। अभी देखिए यहीं पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उनकी बहस हो गई क्योंकि गमले चुराते हुए इन्होंने स्पॉट पे पकड़ लिया। क्या घटना हुई है जरा उसके बारे में देखिए। अभी बहस हो रही है यहाँ पर। ये देखिए गमले नीचे गिरे हुए हैं, ये नीचे हुए गमले हैं, इसको भर रहे थे और उसको पकड़ा है। क्या देखा अभी आपने यहाँ पे? नगर निगम का स्टाफ बता के खुद गाड़ी लेके जा रहे हैं पौधे लेकर के। अच्छा, और अपने आप को नगर निगम का स्टाफ बता रहे हैं। कितने गमले चोरी हो गए होंगे यहाँ से कम 100 पौधे चोरी करके ले गए हैं। और अभी तक कितने हो गए होंगे जब से चोरी होने का? लगभग 2,500-3 हजार पौधे। 2,500-3 हजार। हाँ, भैया ने दिया है, हमने नहीं लिया है। भैया ने कहा ले लो। क्या बोले? भैया ने कहा ले लो। क्या है ये पेड़ हम नहीं ले रहे थे। अच्छा, इन्होंने कहा जरूरत है एक ले लो, बस एक लिया। अरे रहने, ये क्या काम हो रहा है? अरे रहने, अरे रहने। देखिए ये सामने देखिए स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है, उसमें अभी गमले भरे गए हैं। और ये देखिए वो शख्स अब गमला वहाँ से उठा रहा था। अभी हमने इसको देखा है कि आप गमले उठा रहे थे, हमने देखा। अरे तो गमले दिखाने के लिए गमले पड़े, दिखाने में क्या दिक्कत हो गई भाई? दिखा रहे थे या उठा रहे थे? नहीं दिखा रहे थे, दिखाए और क्या। अच्छा, वैसे जिन लोगों ने लखनऊ के प्रेरणा स्थल से गमले चुराए उनकी वैचारिक मरम्मत तो हमने कर दी, लेकिन प्रशासन ने उनकी तसल्ली बख्श मरम्मत करने का इंतजाम किया है। लखनऊ की मेयर ने बड़ी बात कही है, जो गमला चोर नोट कर लें। मेयर सुषमा खरकवाल का कहना है कि लखनऊ के अदब को लूटने वाले लोगों पर सख्त एक्शन होगा, उनके पोस्टर्स लगाए जाएंगे और जिन्होंने लखनऊ को बदनाम किया है उन्हें सजा तो मिलेगी ही। लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुताबिक प्रेरणा स्थल और आसपास के इलाकों में करीब 30,000 गमले लगाए गए थे, जिसमें से 10,000 गमले चोरी कर लिए गए, लेकिन अब गमला चोरों की खैर नहीं। चोरी का संज्ञान लेते हुए एलडीए ने यहां से गमले खुद ही हटवाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा गमले तो कल शाम और रात को ही गायब हो गए थे। अभी देखिए एलडीए के जो कर्मचारी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और गमले उठाकर उसको सुरक्षित रख रहे हैं। और यहां पर लोग देख भी रहे हैं। जब आप आए तो कितने गमले बचे थे यहाँ पे? अरे बहुत गायब हो गए भैया, बहुत से गायब हो गए। कितने हो गए होंगे गायब? अरे सब देख नहीं गए, अभी कितने आए थे, सिक्योरिटी आई तो भगाई है सब। लोग मान नहीं रहे हैं, उठा के ले जा रहे हैं। आते हैं गाड़ियों से उठा लेते हैं और कर लेते हैं, निकल जाते हैं। मतलब बहुत बदनामी हो रही है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हम लोग की ही संपत्ति है, लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इतनी छोटी सी चीज के लिए क्या चोरी करना। कितने गमले अब तक अंदाजा है कि चोरी हो गए? 10,000 के आसपास गायब हो चुके हैं। 10,000 पौधे गायब हो चुके हैं। कितने लगे होंगे? 25 से 30 हजार लगे थे, 10 तक गायब हो चुके हैं। बाकी जो बचे कुचे हैं वो सब जा रहे हैं विभाग में। चोरी को रोकने के लिए एलडीए की तरफ से क्या किया गया? सिक्योरिटीज लगाई गई थी, लेकिन पब्लिक मानी नहीं। अच्छा, हाँ, गाड़ियों में, बोरों में, स्कूटी के डिग्गी में, आगे पीछे सब भर के लेके चले गए। लखनऊ की जनता को कुछ लोगों ने शर्मसार किया है। आप भी बताइए कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। पूरे लखनऊ की छवि पूरे देश में क्या जा रही होगी कि एक गमला लेकर के गए। अब ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कर ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। क्या किस तरीके से उनके पहचान को उजागर करने की बात आती है? अब ये तो प्रशासन का काम है कि उनकी पहचान उजागर करे और उस पर कार्रवाई करे। आप कह रहे थे कि पोस्टर भी उनके बिल्कुल होना चाहिए, लगना चाहिए। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब देश में गमलों की चोरी हुई हो।
लखनऊ से पहले एक शख्स ने इस तरह का दाग हरियाणा के गुरुग्राम पर भी लगाया था, जब G20 सम्मेलन के दौरान गांधीनगर के रहने वाले शख्स ने शंकर चौक से गमले चुराए थे। हैरानी की बात यह थी कि गमले चुराने वाला यह शख्स वहां खुद 40 लाख की लग्जरी कार से पहुंचा था। इसी तरह G20 सम्मेलन के दौरान लखनऊ में भी मर्सिडीज कार से उतरे एक शख्स ने सड़क से गमलों की चोरी की। पिछले महीने ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस किस्से को बताया था। क्या कहा था वो भी सुनिए। लखनऊ में G20 की एक समिट थी। हम लोगों ने G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां अच्छे गमले लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी, लेकिन वो जल्दी जल्दी भरे जा रहा है। हमने कहा देखो पकड़ेंगे तो भी बेइज्जती है, पूरी सिटी की बेइज्जती होती है। और सत्ता में अब आगे बढ़ते हुए बीमारियों के इलाज से जुड़ी उस बहस की बात करते हैं जो नई तो नहीं है, लेकिन हर बार उसकी चर्चा पहले से ज्यादा ट्रेंड करने लगती है। बहस यह कि इलाज के लिए आधुनिक एलोपैथिक बेस्ट है या प्राचीन आयुर्वेद ही उत्तम विधि है। आज एक बार फिर एलोपैथी और आयुर्वेद आमने सामने आ गए। इस बहस का नया मुद्दा सर्जरी अब बना हुआ है। एलोपैथी और आयुर्वेद का यह सर्जरी वाला संघर्ष आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले से शुरू हुआ, जहां पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को कुछ खास तरह की सर्जरी करने की अनुमति दे दी गई। यह फैसला प्राचीन आयुर्वेदिक सिस्टम को आधुनिक मेडिसिन के साथ जोड़ने के मकसद से लिया गया है। लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार का यह फैसला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA को बिल्कुल पसंद नहीं आया। IMA ने इस आदेश का कड़ा विरोध किया है, इसे मरीजों के लिए खतरनाक बताया है। IMA ने कहा कि सर्जरी के लिए एनाटॉमी यानी शारीरिक संरचना, एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर का गहरा ज्ञान होना जरूरी है। बगैर सही ट्रेनिंग और अनुभव वालों को सर्जरी की अनुमति देना मरीजों की जान के लिए खतरनाक हो सकता है। किसी सर्जरी के लिए जो जरूरी ट्रेनिंग चाहिए वो मेडिकल साइंस की पढ़ाई के दौरान ही दी जाती है। दूसरी तरफ आयुर्वेद इस तरह की ट्रेनिंग की कोई खास व्यवस्था वहां पर नहीं है। IMA ने मांग की है कि आंध्र सरकार आयुर्वेदिक सर्जरी वाले फैसले पर पुनर्विचार करे। यह पहली बार नहीं है जब आयुर्वेदिक सर्जरी वाला यह मुद्दा सामने आया है। वर्ष 2020 में जब सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने आयुर्वेदिक सर्जरी की इजाजत दी थी, तब भी IMA की तरफ से ऐसा ही विरोध किया गया था। आयुर्वेदिक सर्जरी वाले इस पुराने विवाद को समझाने के लिए आज हमने एक खास कुंजी तैयार की। आयुर्वेद में सर्जरी का जिक्र वैदिक काल से ही मिलता है। ऋग्वेद में अश्विनी कुमारों का उल्लेख है, जिन्हें देव वैद्य के रूप में जाना जाता था। ये वैदिक काल के प्रमुख सर्जन थे। वैसे ऋषि सुश्रुत को आयुर्वेदिक सर्जरी का जनक माना जाता है। सुश्रुत संहिता में उन्होंने 300 तरह के सर्जिकल प्रोसीजर्स बताए हैं। उन्होंने 8 तरह की सर्जरी का मुख्य तौर पर उल्लेख किया है। पहला है छेदन यानी शरीर के किसी भाग को काट कर निकालना, भेदन किसी भी तरह की सर्जरी के लिए शरीर में चीरा लगाना, लेखन खराब त्वचा को खुरच कर हटाना, वेधन यानी फोड़े को सुई से छेद कर मवाद निकालना, ऐषण यानी धातु के उपकरण से घाव की गहराई जांचना, आहरण शरीर में धंसी किसी वस्तु जैसे पत्थर या गोली को निकालना, विस्त्रावण किसी अंग में भरे अतिरिक्त पानी या दूषित खून को निकालना, सीवन शरीर में चोट लगने से कटे अंग या त्वचा को सिलना यानी एक तरह से टांके लगाना। यह तो साफ है कि आयुर्वेद में सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा कोई नई नहीं है। आधुनिक आयुर्वेदिक इलाज की बात करें तो सर्जरी की 2 शाखाएं हैं, एक है शल्य तंत्र और दूसरा शालाक्य तंत्र। नियम के मुताबिक आयुर्वेद के सभी पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को इन शाखाओं का अध्ययन करना होता है, फिर वो आयुर्वेद सर्जन बन जाते हैं। शल्य तंत्र में 39 जनरल सर्जरीज शामिल हैं, जैसे अपेंडिक्स या किसी सामान्य गांठ को निकालना। शालाक्य तंत्र में 19 तरह की सर्जरी शामिल हैं, जो ENT और आंखों की सर्जरी से जुड़े हुए हैं, जैसे मोतियाबिंद या टॉन्सिल की सर्जरी। आयुर्वेद के छात्रों को सुश्रुत के सर्जिकल सिद्धांतों के अलावा आधुनिक मेडिसिन की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इस बात पर भी IMA को खास ऐतराज है। कई आयुर्वेदिक सर्जरियों में भी एनेस्थीसिया का इस्तेमाल होता है। दर्द कम करने के लिए आयुर्वेदिक औषधियां दी जाती हैं, लेकिन कुछ मामलों में एलोपैथिक पेन किलर्स भी दिए जाते हैं। दोनों पद्धतियों का यह मिश्रण IMA खतरनाक मान रहा है। IMA के मुताबिक आयुर्वेद और एलोपैथी को मिलाना मिक्सोपैथी है और ऐसा मरीज के स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। बस ये बात सही है कि आजकल बड़ी संख्या में लोग सर्जरी के लिए एलोपैथी पर ही भरोसा कर रहे हैं, लेकिन भारत में आयुर्वेद पर भी लोगों का खूब भरोसा रहा है। अनुमान के मुताबिक भारत में कुल 4 लाख से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जिनमें से आयुर्वेदिक सर्जन की संख्या करीब 50,000 है। देश भर में करीब 3,200 आयुर्वेदिक अस्पताल हैं। हालांकि इन सभी में सर्जरी की सुविधा नहीं होती, फिर से लाखों की
इससे सर्जरी होती है, जिनमें से 4 सूत्र विधि से होने वाली पाइल्स और फिस्टुला की सर्जरी सबसे ज्यादा है। इस तरह की सर्जरी की सफलता की दर 95% से ज्यादा है। वहीं हर्निया और मोतियाबिंद में सफलता दर 90% से ज्यादा है। यह नंबर गेम साबित करता है कि कुछ मामलों में आयुर्वेदिक सर्जरी एक बढ़िया विकल्प है, लेकिन इसका विरोध करने वाले कहते हैं कि आयुर्वेद पुरानी पद्धति पर आधारित है, इसलिए वक्त और नई तकनीक के हिसाब से इसे अपग्रेडेड नहीं माना जा सकता। इस पूरे विवाद पर हमने दोनों पक्षों के एक्सपर्ट से बातचीत की। सेम यूनिवर्सिटी में सेम डिग्री मिलने के बाद वो कहते हैं MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। इसी प्रकार आयुर्वेद में BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर ये इंडिकेशन नहीं होता कि भाई सर्जरी करना है नहीं करना, तो वो सर्जरी को डिग्री में कैसे इन्वॉल्व करते? ये बात तो मिथ लगता है कि इस बात पे तो हमारा डिस्कशन ही नहीं बनता कि आयुर्वेद में सर्जरी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये तो पैथी का इंडिविजुअल पार्ट है, कैसे होना चाहिए, मैथोलॉजी क्या होना चाहिए, इस पे आप चर्चा कर सकते हैं और इसमें कोलैबोरेशन से काम कर सकते हैं। मगर ये बिल्कुल गलत बात है कि IIM में हो या मेडिकल सिस्टम कोई भी हो, ये कहे कि आपके पार्ट में सर्जरी को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जितना भी डेवलप्ड वर्ल्ड है, ग्लोबल वर्ल्ड है, उन्होंने सुश्रुत को, आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी क्यों कहा अपनी ऑथेंटिक सारी बुक्स में। और अब राजनीतिक खबरों की बात करते हैं और इसकी शुरुआत आज कुछ सवालों से करते हैं जो खासतौर पर मुंबई की सियासत में ट्रेंड कर रहे हैं। सवाल यह कि क्या मुंबई का अगला मेयर कोई खान या पठान होगा, या कोई ऐसी महिला होगी जो हिजाब या बुर्का पहनती है, या फिर लव महादेव कहने वाला कोई व्यक्ति मुंबई का अगला मेयर बनेगा। यह सवाल इसलिए क्योंकि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता वारिस पठान ने कहा है कि आने वाले समय में बुर्का पहनने वाली महिला भी मुंबई की मेयर बन सकती है, पठान और खान भी मेयर बन सकते हैं। उन्होंने आगे यह भी जोड़ा कि संविधान इसकी इजाजत देता है, तो यह क्यों नहीं हो सकता। वारिस पठान के इस बयान पर काफी तीव्र गति से राजनीति शुरू हो गई है। कई राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम ने आरोप लगाया है कि मुंबई की डेमोग्राफी बदलने की यह साजिश है। बीजेपी मुंबई में मुस्लिम मेयर बनने नहीं देगी। जबकि शिवसेना शिंदे के प्रवक्ता संजय निरुपम का कहना है कि बुर्का पहनने वालों या खान पठानों से समस्या नहीं है, लेकिन यह मानसिकता का सवाल है। जबकि कांग्रेस नेता मोहसिन हैदर का कहना है कि मेयर मराठी ही होगा, वो बुर्का पहने या पठान हो, इससे फर्क क्या पड़ता है। कुल मिलाकर मुंबई में मेयर चुनाव के लिए वोटिंग होने में अभी करीब 18 दिनों का वक्त बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपना अपना एजेंडा रिलीज करना शुरू कर दिया है। और जैसी बातें हो रही हैं उससे ये प्रतीत हो रहा है कि चुनाव में खान, पठान और बुर्का वाले शब्द ज्यादा सुनने के लिए मिलेंगे। एक बार सुनिए आज इस पर किस किस ने क्या क्या कहा। अगर आई लव महादेव वाला बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता? क्यों कोई अंसारी, खान, पठान, शेख, सैयद क्यों नहीं बन सकता? और इंशाअल्लाह ताला एक दिन हमने कहा कि हमारी मुस्लिम हिजाब पहनने वाली महिला भी मेयर बनेगी। क्या गलत है? जो लोग चुनौती दे रहे हैं कि बुर्काधारी या खान या पठान को मेयर बनाएंगे, उनको मुंबई का मराठी समाज और हिंदू समाज बहुत जोरदार थप्पड़ मारेगा, और ऐसा थप्पड़ मारेगा कि दोबारा कभी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। जनता निर्णय लेती है, कोई कहने से कोई मेयर होता है ऐसा मैं नहीं समझता। भारतीय जनता पार्टी मुंबई शहर का रंग बदलने के सारे प्रयासों को परास्त करेगी, और जिस प्रकार का वातावरण दुनिया के कई अंतर्राष्ट्रीय शहरों में जिस प्रकार का वातावरण तैयार हो रहा है, उन शहरों का रंग बदल चुका है, उस प्रकार का वातावरण मुंबई शहर में तैयार होने से हमें रोकना है। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे MIM हो, इनको ध्रुवीकरण की राजनीति करने के सिवाय इनके पास कुछ है नहीं कहने के लिए। वैसे इस राजनीति की शुरुआत महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे के एक बयान से हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुंबई का मेयर कोई मोहम्मद नहीं बल्कि आई लव महादेव कहने वाला व्यक्ति होगा।
इस बयान के बाद थोड़े थोड़े अंतराल पर ऐसे बयान रिलीज होते हैं जिसमें ध्रुवीकरण के पोषक तत्वों की मात्रा काफी ज्यादा होती है। दरअसल खान, पठान और बुर्के वाली महिला को मुंबई का मेयर बनाने वाले इस बयान के पीछे मुस्लिम वोटों की लालसा है। मुंबई में करीब 20% मुस्लिम आबादी है। कुछ इलाकों में मुस्लिम वोट लगभग 51% तक है। बीएमसी में लगभग 35 से 40 वार्ड ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव निर्णायक माना जाता है। एआईएमआईएम ने मुंबई में करीब 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनकी नजर इन मुस्लिम बहुल सीटों पर है और शायद इसीलिए खान, पठान और बुर्का हिजाब वाला ये बयान सामने आया है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि लोकसभा और विधानसभा की तरह बीएमसी चुनाव में मुस्लिम वोट एकजुट नहीं रहते, ये बंट जाते हैं। ऐसे में हर पार्टी ऐसे बयानों से ध्रुवीकरण करती है और इन वोटों को अपने हिस्से में एक साथ लाने की कोशिश में लग जाती है। वैसे एक सच ये भी है कि पिछले 60 वर्षों में मुंबई में कोई मुस्लिम मेयर नहीं बना। आखिरी बार कोई मुसलमान 1962 में मुंबई का मेयर बना था और उनका नाम था सुलेमान उस्मान मर्चेंट। आजादी के बाद अब तक मुंबई में सिर्फ 2 मुस्लिम मेयर रहे हैं। आजादी से पहले मुंबई में 3 मुस्लिम मेयर बने थे। कुल मिलाकर मुंबई का मेयर मुस्लिम रह चुका है, इसलिए इसमें कोई नयापन नहीं है। वैसे बीएमसी चुनाव में चर्चा बारिश में घरों में घुसने वाले पानी, खराब सड़क और बेहतर नागरिक सुविधा की होनी चाहिए, लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है कि मेयर खान, पठान और बुर्का वाली महिला होगी। अगली राजनीतिक खबर भी मुंबई से, जहां 2 भाइयों के एक होने के बाद अब चाचा भतीजे के एक होने की खबर आ रही है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव के लिए एक साथ आए हैं। अब अजीत पवार और शरद पवार पुणे महानगरपालिका चुनाव के लिए एक साथ आ सकते हैं। एनसीपी के दोनों पक्षों के नेता इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नई बात इस लिहाज से नहीं बता रहा है कि इस नए और बहुप्रतीक्षित गठबंधन में अजीत पवार कितनी सीटें अपने चाचा शरद पवार को देने वाले हैं। सूत्रों से पता चला है, TV9 भारतवर्ष को यह जानकारी मिली है कि पुणे की कुल 165 सीटों में अजीत पवार की पार्टी 110 सीटों पर लड़ना चाहती है, जबकि शरद पवार को 55 सीटें देने के लिए वो तैयार है, जिस पर बातचीत जारी है। 30 दिसंबर नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में समय कम है और काम बहुत ज्यादा। चाचा भतीजा के साथ आने की खबरों के बीच महाविकास अघाड़ी में भी पुणे को लेकर बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को मिला है। इस बदले हालात में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने पुणे महानगर पालिका चुनाव में मिलकर लड़ने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने औपचारिक रूप से उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को गठबंधन का प्रस्ताव भेजा है। सीमित समय को देखते हुए दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत तेज हो गई है। दावा यह भी किया जा रहा है कि सीट बंटवारे के बाद शिवसेना यूबीटी अपने कोटे से कुछ सीटें एमएनएस को देगी। इस बातचीत में पुणे के 41 वार्ड्स और 165 कॉर्पोरेटर सीटों का बंटवारा होगा, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना का साफ कहना है कि उनका गठबंधन बीजेपी से है और वो कायम रहेगा। पुणे महानगर पालिका में कुल 165 सीटें हैं, जिनमें 40 वार्ड्स में से 4 और 1 वार्ड से 5 कॉर्पोरेटर चुने जाते हैं। कल परसों हमारे जो भी मित्र पक्ष है, जो भी हमारा अलायंस है, उसके साथ बात करेंगे। उसमें अगर हमारे सम्मानजनक सीटें मिली तो उनके साथ रहेंगे। अदरवाइज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत सारे पर्याय खुले हैं, उस पर्याय पर भी विचार पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे। क्योंकि उनका इनिशियल डिस्कशंस शिवसेना और बीजेपी को ऑलरेडी चल रहा था। हमारे ऊपर कुछ खास डिस्कशंस हमारे सामने या हमारे नेता के थ्रू हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन क्योंकि टाइम डिले हो रहा है तो हमारे भी कार्यकर्ता हैं मुंबई में काफ़ी एक्टिव है, तो उसी तरीके से वो काम कर रहे हैं और हमारे ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। 40 के करीब के एक लिस्ट फाइनल हो चुकी है। फाइनलाइजिंग फर्स्ट फेज़ में जो हम उनको गो दे सकते हैं अगर हमें अकेले जाना पड़े, तो उस तरीके से हमने लिस्ट अभी फाइनल। हमारा ये स्पष्ट मत है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार का नेतृत्व अगर नवाब मलिक करने वाले हैं तो हम उनके साथ में कोई बात नहीं करेंगे, उनके साथ में किसी भी प्रकार का कोई अलायन्स नहीं करेंगे। शरद पवार यांनी त्यांच्या जीवनभर भाजप सारख्या प्रवृत्तींशी लढण्यामध्ये त्यांचं आयुष्य घालवलेलं आहे आणि विलीनीकरणाचे संकेत आहेत। मला असं वाटत नाही की विलीनीकरण होईल। त्यांनी 2 पवार एकत्र येऊन जर भाजपचा पराभव करणार असतील तर म्हणतोय। अजीत दादा के एनसीपी उसके अलग होने की वजह बीजेपी है। मुंबई शहर के लोग जानते हैं अजीत दादा आज बीजेपी के गोद में बैठे हुए। शिंदे सेना कहने के लिए तो शिवसेना शिंदे सेना है, शिंदे जी का लीडर आज भी
मुंबई का हर आदमी जानता अमित शाह उनका लीडर है, भले पार्टी अलग है लेकिन लीडर तो बीजेपी के टॉप लीडर दोनों के एक है।